हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने होल्ड किया था चैप्टर 13 साउंड। आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 13 और उसके बाद आपके नेक्स्ट मंडे से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और आपको अच्छी तरह से उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके, हमने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी साउंड का मेन इम्पोर्टेंट टू प्रॉपर्टीज है। आज हम उसके लाउडनेस और पिच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, जो आपको एक मेटेलिक टम्बलर लेना है और उसे टेबल स्पून से आपको स्ट्राइड करना है। टेबल स्पून जेंटली आप उसे टच करोगे तो आपको छोटी सी आवाज कुछ सुनाई देगा। तो hear the sound produced, now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. आप उसे जैसे टच करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा और अगर आप उसे फिर से टच करोगे तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। तो नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन लिटल हार्डर. Compare the amplitude and of vibration of the tumbler in the two cases. आपको यहाँ पे दो केसेस में आपको एम्पलीट्यूड कंपेयर करना है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो यहाँ पे लाउडनेस के बारे में दिया हुआ है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि साउंड का जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड का हम स्क्वायर करते हैं उसके बराबर होता है ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो उसका लाउडनेस इंक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल, और जो लाउडनेस होता है उसे किसके थ्रू, डी एंड बी डेसिबल के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। द फॉलोइंग टेबल गिविंग द सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग होती है तो उसके डेसिमल उसका ब्रीथिंग लाउडनेस कितना होता है, 10 dB। सॉफ्ट विस्पर्स होते हैं, नॉर्मल कन्वर्जेशन होती है वहाँ उसका जो हम नॉर्मल कन्वर्जेशन करते हैं उसका कितना लाउडनेस होता है, 60 डेसिबल। और एवरेज फैक्ट्री जो होती है उसका 80 डेसिबल। अबाउट 80 डेसिबल द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल। अगर हम ऐसी यानी कि 80 डेसिबल से ज्यादा और उसका तब तक जो लाउडनेस हो जाती है वो हमारे लिए फिजिकली पेनफुल हो जाती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, और लाउडनेस जो होती है वो किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड। अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ऐसे एम्पलीट्यूड जो लार्ज होगा तो उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो उसकी जो लाउडनेस होगी वो फीबल प्रोड्यूस होगी, वो साउंड प्रोड्यूस होगी फीबल, यानी छोटी प्रोड्यूस होगी। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट एन एडल्ट। अगर हम बेबी का साउंड जो होता है वो एडल्ट से हम कंपेयर करें तो इज देयर एनी डिफरेंस, क्या उन दोनों में कुछ डिफरेंट होगा। इवन इफ 2 साउंड आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे। अगर इक्वली वो साउंड करते हैं तो भी क्या उन दोनों का सेम होगा, नहीं होगा। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रीलनेस और पिच, जिसे हम पिच कहते हैं, जो तीनी आवाज होती है ज्यादा कान में जैसे ही चुभ जाती है ऑफ अ साउंड, उसे क्या कहते हैं, पिच या तो श्रीलनेस कहते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रील एंड हैज अ हायर पिच, यानी कि जिसका साउंड पिच होता है, श्रीलनेस होता है, उसकी जिसकी श्रीलनेस ज्यादा होती है उसके पिच भी हाई होता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जिसका श्रीलनेस ज्यादा होता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वी से दैट द साउंड हैज अ लोअर पिच, और उसका जो पिच होता है वो भी लोअर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट्स प्रोड्यूस, यहाँ पे दिया हुआ है अगर उसकी पिच होती है यानी कि साउंड की जो श्रीलनेस होती है वो कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और उसकी श्रीलनेस पिच ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच्ड साउंड। On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. और जो whistle की आवाज होती है उसकी high frequency होती है तो उसका जो pitch होती है वो भी high होती है। और bird makes a high pitch sound whereas a lion makes a low pitch
रोर। और लो जो लायन की और बर्ड्स की जो आवाज होती है उन दोनों में कितना फर्क होता है। जो बर्ड्स होते हैं उसकी हाई पिच होती है और लायन की जो रोर होती है उसकी लो पिच होती है। द रोर ऑफ अ लायन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। बट जो बर्ड का आवाज होता है वो क्वाइट फीबल होता है, बट जो लायन की आवाज होती है वो लाउड होती है, फिर भी उसकी पिच कम होती है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस। आप सुनते होंगे छोटे बच्चे और जो बड़े एडल्ट्स होते हैं उसकी आवाज, उन दोनों में क्या आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देता है। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। क्या आप बता सकते हो कि छोटे बच्चे की फ्रीक्वेंसी बड़े से ज्यादा होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन। यूजुअली क्या होता है, जनरली जो वुमेन की पिच होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा होती है मैन के कंपेयर में। यहाँ पे अब ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड्स दिए हुए हैं। जो we know that we need a vibrating body for the production of sound। अगर बॉडी वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। अगर एक मिनट में एक सेकंड के अंदर 20 वाइब्रेशन पर मिनट, अगर 20 वाइब्रेशन से ज्यादा होते हैं तो जो ह्यूमन एयर्स होते हैं वो उसे डिटेक्ट नहीं, सुन नहीं पाते हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिएबल। और उस साउंड को क्या कहते हैं, इनऑडिएबल। इनऑडिएबल साउंड कौन सा होता है, जो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम होता है या 20 हर्ट्ज होता है, उसे हमारे ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते इसे, इसलिए उसे इनऑडिएबल साउंड कहते हैं। ऑन द हायर साइड sound of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second। और अगर 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा जो हर्ट्ज होते हैं एक सेकंड के अंदर, तो उस साउंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं उस इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हमारे ईयर्स होते हैं वो इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, इसलिए उसे भी हमारे ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर 20 हर्ट्ज से कम होते हैं वाइब्रेशंस और 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा पर सेकंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होते हैं वो हमारे ईयर इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये साउंड, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये गैप होता है, उसे इनऑडिएबल साउंड कहते हैं। और दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिएबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम, और हमारे जो ईयर्स होते हैं उसकी रेंज कितनी है, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली जो रेंज होती है वो हमारे लिए अच्छी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसे हमारे ईयर सुन पाते हैं। यहाँ पे आपको उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आप रीड कर लेना। यहाँ पे नॉइज एंड म्यूजिक दिए हुए हैं। जो नॉइज किसे कहते हैं, जिसे हमारे ईयर को अच्छा लगे, ईयर के लिए अच्छा ना हो और वो हमारे ईयर को हार्म करे, उस साउंड को, यानी सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। जो हमारे ईयर के लिए अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं उसे नॉइज कहते हैं, और जो हमारे लिए जो जैसे कि म्यूजिकल साउंड्स होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं हमारे ईयर के लिए, तो जो प्लीजेंट साउंड्स होते हैं उसे म्यूजिक कहते हैं। यही यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मेन तो ये आप रीड कर लेना। और नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है और किसके थ्रू स्प्रेड होता है वो आप सब जानते हैं, आपने एसएस में पढ़ा होगा, और साइंस में भी ये कितनी बार आ गया है, तो आप ये वाला रीड कर लेना। और वो हमारे लिए कैसे नॉइज पोल्यूशन कैसे हमें हार्म करता है वो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, जो भी आप रीड कर सकते हो कि उसके थ्रू हमें हाइपर टेंशन की एनसीटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिस्कवर्ड डिसीज होते हैं, और उसके थ्रू हमारे जो परमानेंट जो हम सुन पाते हैं उसकी परमानेंट हियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं अगर नॉइज पोल्यूशन के थ्रू। और मेजर टू लिमिट्स नॉइज पोल्यूशन, हम कैसे लिमिट्स में ला सकते हैं। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज, हमें कंट्रोल करने के लिए उसके जो नॉइज के जो सोर्सेस होते हैं उसे ही कम करने चाहिए। और वो कैसे करेंगे, तो फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस, हमें हमारे जो टीवी रिमोट्स होते हैं मस्ट बी इंस्टॉल इन एयरक्राफ्ट इंजिन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम एप्लियंस। हमें उसकी आवाज ऐसे इंस्टॉल करने चाहिए कि उसकी आवाज ज्यादा ना आए। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल इन रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया के अंदर हम कैसे कम
कर सकते हैं। तो ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। नॉइज रिप्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी शेट अप अवे फ्रॉम द सच एरिया। हमें यहाँ ऐसे एरिया में करनी चाहिए जहाँ पे नॉइज सॉल्यूशन कम हो और जहाँ पे हम नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा हो, वहाँ पे हमें ट्री का प्लांटेशन बढ़ाना चाहिए और उसके थ्रू हम नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा और जो दूसरा पोल्यूशन हो रहा है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो भी कम होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से केयरफुली रीड कर लेना है ये चैप्टर, और आपको एग्जाम में भी ये चैप्टर आ सकता है। सॉरी नहीं आएगा, बट आपको ये चैप्टर रीड कर लेना है, उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ऐसे एम्पलीट्यूड जो लार्ज होगा तो उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो उसकी जो लाउडनेस होगी वो फीबल प्रोड्यूस होगी, वो साउंड प्रोड्यूस होगी फीबल यानी छोटी प्रोड्यूस होगी। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट एन एडल्ट। अगर हम बेबी का साउंड जो होता है वो एडल्ट से हम कंपेयर करें तो इज देयर एनी डिफरेंस, क्या उन दोनों में कुछ डिफरेंट होगा? इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे। अगर इक्वली वो साउंड करते हैं तो भी क्या उन दोनों का सेम होगा? नहीं होगा। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रीलनेस और पिच, जिसे हम पिच कहते हैं, जो तीनी आवाज होती है ज्यादा कान में जैसे ही चुभ जाती है ऑफ अ साउंड, उसे क्या कहते हैं? पिच या तो श्रीलनेस कहते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रील एंड हैज अ हायर पिच, यानी कि जिसका साउंड पिच होता है, श्रीलनेस होता है, उसकी जिसकी श्रीलनेस ज्यादा होती है उसके पिच भी हाई होता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जिसका श्रीलनेस ज्यादा होता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वी से दैट द साउंड हैज अ लोअर पिच, और उसका जो पिच होता है वो भी लोअर होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रम वाइब्रेट्स द विद लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट्स प्रोड्यूस, यहाँ पे दिया हुआ है अगर उसकी पिच होती है यानी कि साउंड की जो श्रीलनेस होती है वो कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और उसकी श्रीलनेस पिच ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच्ड साउंड। On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produce a sound of higher pitch. और जो whistle की आवाज होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका जो पिच होती है वो भी हाई होती है। और bird makes a high pitch sound whereas a lion makes a low pitch roar. और लो जो लायन की और बर्ड्स की जो आवाज होती है उन दोनों में कितना फर्क होता है? जो बर्ड्स होते हैं उसकी हाई पिच होती है और लायन की जो रोर होती है उसकी लो पिच होती है। द रोर ऑफ अ लायन इज वेरी लाउड while the sound of the bird is quite feeble. बट जो बर्ड का आवाज होता है वो क्वाइट फीबल होता है, बट जो लायन की आवाज होती है वो लाउड होती है, फिर भी उसकी पिच कम होती है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? आप सुनते होंगे छोटे बच्चे और जो बड़े एडल्ट्स होते हैं उसकी आवाज, उन दोनों में क्या आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देता है? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? क्या आप बता सकते हो कि छोटे बच्चे की फ्रीक्वेंसी बड़े से कम ज्यादा होती है? यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन। यूजुअली क्या होता है, जनरली जो वुमेन की पिच होती है फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा होती है मैन के कंपेयर में। यहाँ पे अब ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड्स दिए हुए हैं। जो we know that we need a vibrating body for the production of sound. अगर बॉडी वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। अगर एक मिनट में एक सेकंड के अंदर 20 वाइब्रेशन पर मिनट, अगर 20 वाइब्रेशन से ज्यादा होते हैं तो जो ह्यूमन एयर्स होते हैं वो उसे डिटेक्ट नहीं सुन नहीं पाते हैं। और सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिएबल, और उस साउंड को क्या कहते हैं? इनऑडिएबल। इनऑडिएबल साउंड कौन सा होता है? जो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम होता है या 20 हर्ट्ज होता है, उसे हमारे ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते इसे, इसलिए उसे इनऑडिएबल साउंड कहते हैं। ऑन द हायर साइड
that sound of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second, और अगर 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा जो हर्ट्ज होते हैं एक सेकंड के अंदर, तो उस साउंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं उस इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हमारे ईयर्स होते हैं वो इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, इसलिए उसे भी हमारे ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर 20 हर्ट्ज से कम होते हैं वाइब्रेशंस और 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा पर सेकंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होते हैं वो हमारे ईयर इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये साउंड, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये गैप होता है, उसे इनऑडिबल साउंड कहते हैं। और thus for human ear the range of audible frequencies is roughly from, और हमारे जो ईयर्स होते हैं उसकी रेंज कितनी है, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो हमारे लिए अच्छी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसे हमारे ईयर सुन पाते हैं। यहाँ पे आपको उसके बारे में सम इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आप रीड कर लेना। यहाँ पे नॉइज एंड म्यूजिक दिए हुए हैं। जो नॉइज किसे कहते हैं, जिसे हमारे ईयर को अच्छा लगे, ईयर के लिए अच्छा ना हो और वो हमारे ईयर को हार्म करे, उस साउंड को, यानी सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। जो हमारे ईयर के लिए अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं उसे नॉइज कहते हैं, और जो हमारे लिए जो जैसे कि म्यूजिकल साउंड्स होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं हमारे ईयर के लिए। तो जो प्लीजेंट साउंड्स होते हैं उसे म्यूजिक कहते हैं। यही यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मेन तो ये आप रीड कर लेना। और नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है और किसके थ्रू स्प्रेड होता है वो आप सब जानते हैं, आपने एसएस में पढ़ा होगा, और साइंस में भी ये कितनी बार आ गया है, तो आप ये वाला रीड कर लेना। और वो हमारे लिए कैसे नॉइज पोल्यूशन कैसे हमें हार्म करता है वो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, जो भी आप रीड कर सकते हो कि उसके थ्रू हमें हाइपर टेंशन की एनसीटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिस्कवर्ड डिसीज होते हैं, और उसके थ्रू हमारे जो परमानेंट जो हम सुन पाते हैं उसकी परमानेंट हियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं अगर नॉइज पोल्यूशन के थ्रू। और मेजर टू लिमिट्स नॉइज पोल्यूशन, हम कैसे लिमिट्स में ला सकते हैं। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज, हमें कंट्रोल करने के लिए उसके जो नॉइज के जो सोर्सेस होते हैं उसे ही कम करने चाहिए। और वो कैसे करेंगे, तो फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस, हमें हमारे जो टीवी रिमोट्स होते हैं मस्ट बी इंस्टॉल इन एयरक्राफ्ट इंजिन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम एप्लियंस। हमें उसकी आवाज ऐसे इंस्टॉल करने चाहिए कि उसकी आवाज ज्यादा ना आए। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल इन रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया के अंदर हम कैसे कम कर सकते हैं, तो ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। नॉइज रिप्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी शेट अप अवे फ्रॉम द सच एरिया, हमें यहाँ ऐसे एरिया में करनी चाहिए जहाँ पे नॉइज सॉल्यूशन कम हो और जहाँ पे हम नॉइज पोल्यूशन ज्यादा हो, वहाँ पे हमें ट्री का प्लांटेशन बढ़ाना चाहिए, और उसके थ्रू हमारा नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा, और जो दूसरा पोल्यूशन हो रहा है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो भी कम होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से केयरफुली रीड कर लेना है ये चैप्टर, और आपको एग्जाम में भी ये चैप्टर आ सकता है, सॉरी नहीं आएगा, बट आपको ये चैप्टर रीड कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।